और हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में। माय नेम इज सब्जीत मिश्रा। आई एम योर मेंटर एंड कोच फॉर द बैंक एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। काफ़ी दिनों से आप मेरे से पूछ रहे थे कि सर व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा बैंकिंग अवेयरनेस ठीक से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन इस सेशन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम बात करेंगे आपसे, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, ये हमारी टीम एबीपी है और हमने आज से अप्रैल मंथ में एक टारगेट किया था, 4 मंथ 4 बेस्ट फैकल्टीज, और सितंबर में जॉब शुरू तो मुमकिन है। इसका मतलब ये है कि आपके ज्वाइनिंग के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आपके लिए हम कॉन्टिन्यूस नए बैच लाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे 16 जून से हमारा एक बैच आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल के लिए लाइव हो रहा है, जिसमें मैथ पढ़ाएंगे अरुण सर और रीजनिंग पढ़ाएंगे पुनीत सर। और ये क्लास 16 तारीख से लाइव हो रहा है। लेकिन ध्यान देना, कोड आपको AVP10 यूज करना है जब आप सिलेक्शन लेंगे तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है? कोड वोड की, ठीक। आपको मोर भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेरा एक बैच 23 तारीख से लाइव हो रहा है, 10,000 प्लस एमसीक्यूज बैच, जहां पर हम आपको एमसीक्यूज कराने वाले हैं, ठीक है? और इसको भी ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपके पास AVP10 कोड होना चाहिए, ठीक है? कैसे एडमिशन लेंगे, क्या क्या बातें होंगी, सारी बात आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास प्ले स्टोर मोबाइल में है, वहां पर जाइए। और वहां पर जाने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, जहां पर आपको सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह से एक पेज खुल के आएगा, जहां पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद स्टेप 5 में आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर सबमिट करना है। आप जैसे ही फोन नंबर सबमिट करोगे, लॉगिन के लिए आपके पास एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आपको पुट कर देना है और आप लॉगिन कर जाओगे हमारे एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा, जहां पर व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जाके बैंक एग्जाम पे ध्यान देना दोस्तों। हमें अगर आपको सर्च करना है या हमारी प्रोफाइल या फिर हमारे कोर्सेज, तो आपको बैंक एग्जाम पे ही क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, इंग्लिश हिंदी का। जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें आप देख लो। फिर क्या करना है दोस्तों, आपके पास ये पेज खुल के आएगा, जहां पे लिखा है गेट सब्सक्रिप्शंस, वहां पे क्लिक करना है आपको। और क्लिक करने के बाद आपके सामने फीस के ऑप्शंस आते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बिकॉज आपके जो एग्जाम्स होने हैं वो नेक्स्ट मंथ होने हैं, जनवरी फरवरी तक जाएगा। तो एटलीस्ट आपको 24 महीने के लिए या 12 महीने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। इसमें भी फीस में आप डिस्काउंट कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बस आप जब पेमेंट करोगे तो हैव अ रेफरल कोड का ऑप्शन आता है, जहां पर आपको AVP10 ये कोड लगाना है और इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, हमारे कुछ स्पेशल क्लास भी होती हैं। अगर आप वो क्लास देखते हो तो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, तो इसका भी आप रिडेम्पशन करा सकते हो। फीस में आपको डिस्काउंट ऐसे भी मिलता है, ठीक है? और आपको डिस्काउंट यहाँ से ही मिल जाता है। आप अपना पेमेंट डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, EMI के फॉर्म में कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, वॉलेट से या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बोथ ऑन द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ठीक है? इस तरह से अनअकैडमी आप ज्वाइन कर लोगे, हमारे कोर्सेज वॉच कर लोगे दोस्तों। इसके अलावा आपके लिए काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। सीईटी प्रिपरेशन ऑफर चल रहा है हमारे पास, सेव बिग ऑन द बैंक एंड SSC कॉम्बो। यानी आप एक साथ चाहें तो बैंक और SSC के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये कोर्स आपको परचेस करना है तो इस कोर्स में अभी आपको अप टू 21% तक का ऑफ मिल रहा है। इसके अलावा मतलब डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, इसके अलावा आपको 6 मंथ का एडिशनल मंथ कैप्स भी मिलेगा, 6 महीने का। मतलब 6 महीने के लिए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इस कॉम्बो पैक में। तो आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं आज के आज। सब्सक्रिप्शन ओल्ड प्राइस क्या था, 10,200, अभी 7,999 चल रहा है एक साल के लिए, अगर आपको बोथ लेना है तो। और 2 साल के लिए फीस चल रही थी 12,200, जिसे आपको 9,999 में ये मिल जाएगा। और दोस्तों, सेम वही चीज है, अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आपको बस AVP10 कोड लगाना है, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है? चलो चलो, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का है दोस्तों, हर संडे को अनअकैडमी मॉर्निंग में 10 AM पे आपका अनअकैडमी कॉम्बैट कराती है, मतलब ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। और यकीन मानिए, ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसे हम अनअकैडमी कॉम्बैट बोलते हैं फॉर द बैंक एग्जामिनेशन, ठीक। टॉप 500 रैंकर्स स्टैंड अ चांस टू विन अमेजन वाउचर। अगर आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो और आपकी रैंक फिर 500 में आती है तो आपको अमेजन का वाउचर मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट आपकी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है अवेलेबल, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कर लो आप। 36 क्वेश्चंस मिलते हैं करने के लिए, 50 मिनट का होता है ये पेपर। पहला प्राइज जो जीतेगा उसको इस बार एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा, दूसरे वाले को एयरपॉड मिलेगा और तीसरे को JBL स्पीकर मिलेगा। तो ये मोटिवेशन के लिए आपके। जून 20 10 AM को हमारा कॉम्बैट है और इसमें इनरोलमेंट लेने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस AVP10 कोड लगाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोलमेंट लीजिए। और 10 बजे 20 तारीख को 10 बजे आकर टेस्ट दे दीजिए और स्कॉलरशिप दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अब बात करते हैं मुद्दे की।
मुद्दा हमारा क्या है? मुद्दा हमारा है एग्जाम का सिलेबस, कि हमारा एग्जैक्ट सिलेबस क्या है बैंकिंग अवेयरनेस का, कैसे पढ़ना चाहिए। देखो सिलेबस बताने वाले आपको सिलेबस कई तरीके से बताते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो सिलेबस जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने में और अच्छे मार्क्स पाने में हेल्प मिलेगी। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहां से क्वेश्चन बनता है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, हम सारी बात करेंगे बेसिक से लेकर, ठीक है। तो एकदम आराम से आप देखिए कौन कौन सी हम बात करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, सिलेबस में पहला चैप्टर जो आता है वो आता है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। मेरे हिसाब से आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, तभी आप आगे बातें समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको अपनी स्टडी यहां से स्टार्ट करनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो भारत में बैंकिंग की स्टार्टिंग कहां से हुई, क्या यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं? जी हाँ, यहां से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनते हैं, हर साल क्वेश्चन बनते हैं। दो, इसमें आपको एक जैसे पता होना चाहिए कि भारत में फर्स्ट बैंक कौन सा आया, भारत में दूसरा बैंक कौन सा आया, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। या कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे फर्स्ट इंडियन बैंक हम किस बैंक को बोलते हैं, फर्स्ट स्वदेशी बैंक हम किस बैंक को बोलते हैं, सबसे पहले भारत से बाहर जाके ब्रांच खोलने वाला बैंक कौन सा था, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा आपका एक टॉपिक इसमें है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कैसे बना, क्यों बना। इसके अलावा इसके बाद दोस्तों पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास, आरबीआई क्यों बना, कैसे बना, आरबीआई की इनिशियल कैपिटल क्या थी, आरबीआई के फर्स्ट 3 गवर्नर्स कौन थे, आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर कौन था, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आरबीआई टॉपिक आपको पढ़ना होता है। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे स्टैब्लिश हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओल्ड नेम क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट्स बनाए गए थे वो कब इसका एक्ट पास किया गया था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट नेशनलाइजेशन से क्वेश्चन बनेगा आपका, बनता ही बनता है। और उसके बाद दूसरा नेशनलाइजेशन आपको क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपको पता है 1991-92 से हमारे देश में क्या हो गया था, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आए थे, नरसिम्हन कमेटी बनी थी। उसके बाद कुछ प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया गया, फॉरेन बैंक्स को अलाउ किया गया इंडिया में। उसके बाद आपसे पूछता है कि मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स बैंक कब मर्ज हो गए, किस ईयर मर्ज हुए, भारतीय महिला बैंक कब बनी और कब मर्ज हुई, इस पे क्वेश्चन बनता है। लास्ट टाइम बैंक के लाइसेंस किस 2 कंपनी को मिले थे, तो जैसे आईडीएफसी हो गया, आपका बंधन बैंक हो गया, है ना। ये सब क्वेश्चन बनता है आपसे। उसके अलावा दोस्तों ये जो अभी बैंकों के मर्जर रिसेंटली में हुए उस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, अभी मर्जर के बनता ही बनता है। तो ये हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में मेजर टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने होते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है आपका बेसिक्स ऑफ बैंकिंग। और बेसिक्स ऑफ बैंकिंग का मतलब बैंकिंग के बेसिक्स, मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब आपको पढ़ना चाहिए कि बैंक में कितने टाइप के डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट में क्या स्पेशलिटी है, सेविंग में क्या स्पेशलिटी है, एफडी में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आरडी में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन बनता है कि इसमें डिमांड डिपॉजिट क्या है, तो आपको पता है करंट सेविंग को हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, एफडी आरडी को हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, ठीक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो है वो मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए हमारे देश में खोला जा सकता है, तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन चारों अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज किसमें मिलती है ओवरड्राफ्ट, तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। इसके अलावा एफडी का मिनिमम डेज क्या हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट पर क्वेश्चन बनता है कि इंटरेस्ट कौन फिक्स करता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट सेविंग एफडी आरडी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पे आपको एडवांसेस भी पढ़ाते हैं, और एडवांसेस में आपको हम पढ़ाते हैं कैश क्रेडिट, एक ही में ओवरड्राफ्ट क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है, तो यहां से आपका एडवांसेस पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये बेसिक्स ऑफ बैंकिंग से मतलब ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए कासा क्या है, राफा क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मैं रखता हूं फंक्शंस ऑफ बैंक। फंक्शंस ऑफ बैंक, आपको बैंकों के फंक्शंस पता होने चाहिए। फंक्शंस ऑफ बैंक का मतलब दोस्तों क्या हो गया, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। यही ये चीजें हो गई। इसके अलावा दोस्तों मतलब कौन से प्राइमरी फंक्शन में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, कौन से सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। इसमें कुछ टॉपिक है जैसे एलओसी आपका हो गया या एलओयू आपका हो गया, इनसे क्वेश्चन एग्जाम बन चुके हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक में प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ बैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट, ये तीसरा चैप्टर आपका है, ठीक है। आइए चौथे चैप्टर्स की बात करें दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे शुरू करता हूँ जैसे कुछ बैंकिंग कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों ये बैंक एश्योरेंस क्या होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों ये बैंकिंग ऑम्बुड्समैन क्या होते हैं, ठीक है। बैंक का ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बैंक का एश्योरेंस, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा दोस्तों ये केवाईसी नॉर्म्स क्या होते हैं,
केवाईसी नॉर्म्स में मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल क्या होती है। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक, 5वें नंबर पे आपको हम पढ़ाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग। और स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग में स्पेशली आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों जैसे कि हमारे देश में अपेक्स बैंक कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आपको हम पढ़ाते हैं कि ये शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद आपको हम पढ़ाते हैं कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, नॉन कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम पब्लिक सेक्टर बैंक आपको पढ़ाते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको पढ़ाते हैं, फॉरेन के बैंक्स आपको पढ़ाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स कैसे काम करते हैं, क्या इनके पॉइंट हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको हम कोऑपरेटिव बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, व्हाट इज द कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद इसमें एक चीजें हैं जो आप मिस करते हो, लोकल एरिया बैंक, वो मिस नहीं करना चाहिए आपको। लोकल एरिया बैंक हो गया, स्मॉल बैंक हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, ये सब चीजें स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग में आती हैं आपके। ठीक है, ताकि आपका बैंकिंग के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका क्या क्या किस टाइप की बैंकिंग होती है। 6वें नंबर पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या स्टार्ट करता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं नाबार्ड, नाबार्ड पढ़ाता हूं। इसी में आरआरबी को फिर से एक बार रिवीजन कराता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि नाबार्ड आरआरबी कनेक्शन आपस में है। इसके अलावा एग्जिम बैंक कैसे काम करता है। ठीक, इसके अलावा SIDBI सिडबी कैसे काम करता है। सिडबी में हम लोग मुद्रा भी पढ़ लेते हैं यहीं पर, तो मुद्रा स्कीम पूरी आती है हमारी यहाँ पे, मुद्रा स्कीम, सिडबी, एग्जिम, आरआरबी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया आपका। तो ये कुछ मतलब हमारे देश के डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पर इसकी बात करते हैं। ठीक है, 6वें नंबर पे ये हम पढ़ते हैं। 7वें नंबर की बात करें दोस्तों तो फिर आपको पढ़ना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर से एक बार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई में क्या क्या पढ़ना है आपको, आरबीआई की हिस्ट्री आप पढ़े होते हो हिस्ट्री ऑफ बैंक में, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कितने पर्सन होते हैं। ठीक, उसके बाद आरबीआई की जो सब्सिडरीज काम करती हैं उसके बारे में, जैसे DICGC आपका हो गया, या फिर BRB NMPL हो गया आपका, या REBIT हो गया। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 4 सब्सिडरीज हैं, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक, इसके अलावा दोस्तों इस यहीं पर आपको एक चीज पढ़ना चाहिए, आपने शायद नाम सुना होगा सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये भारत सरकार की संस्था है। यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है कि मतलब कि हमारे देश में भारत सरकार के लिए 1 रुपए का नोट हो गया, कॉइन हो गया, वो कहाँ पे मिंट होते हैं, कौन मिंट करता है, कौन 1 रुपए की करेंसी प्रिंट करता है, कहाँ पर स्टैम्प प्रिंट होते हैं, कहाँ पर सिक्योरिटीज पेपर मिल है, वो सब यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं यहीं पर। अच्छा टॉपिक होता है ये हमारा, अच्छा इससे अच्छे से क्लियर हो जाता है हमें। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हम पढ़ देते हैं यहाँ पे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपने कुछ इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे IDRBT हो गया, आरबीआई का अपना एक नेटवर्क है इनफाइनाइट, वो सब यहाँ पर हम खत्म करते हैं। इनफाइनाइट मैंने कुछ बोला है, सुनना बहुत ध्यान से, सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। 8वें नंबर बात करते हैं, तो चूंकि आरबीआई हमने पढ़ा तो मैं तुरंत यहाँ पे हमें मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए पहली बात कि हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। दूसरी बात, आपको करंट रेट्स पता होने चाहिए। करंट रेट का मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों इसे मैं सिंपल करूं तो आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे CRR हो गया आपका, SLR हो गया आपका, एंड रीफाइनेंस फैसिलिटी हो गई, रीफाइनेंस फैसिलिटी, वो सब। और इनडायरेक्ट की बात करें, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में जैसे आपका रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, MSF हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। ठीक, इसके अलावा कुछ न्यू टर्म्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, न्यू टर्म्स जैसे LTRO हो गया, TLTRO हो गया आपका। ठीक, इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें तो टर्म रेपो हो गया आपका, या फिर ये आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम हो गई आपकी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, सारे टॉपिक्स देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, और देखो तुम जिससे पढ़ रहे हो उसने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सारे पॉइंट। इसमें तुम्हें रेट तो पता ही होने चाहिए, डेफिनेशन भी तुमको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर CRR को कम कर देता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, अगर आरबीआई SLR को बढ़ा देगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन केस में क्या होता है, रेपो रेट के साथ क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ये सब तुमको पता होना चाहिए, मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी में एटलीस्ट तुम्हें इतने पॉइंट तो कवर करने ही करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर शुरू होता है इन्फ्लेशन का, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन आपस में कनेक्टेड है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारी वो 8वें नंबर का, 9वें नंबर का। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन तुमको पता होनी चाहिए।
इन्फ्लेशन का तुम्हारे करेंसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये तो पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन तुमको पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बाद कुछ टॉपिक और भी हैं जो पता होने चाहिए, जैसे स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन कई बार तुम्हारे एग्जाम में है, स्टैगफ्लेशन लिखा हुआ है, STAG स्टैगफ्लेशन। जैसे एक एगफ्लेशन क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए। जैसे बॉटल नेक इन्फ्लेशन, बॉटल नेक इन्फ्लेशन एक नया टर्म आया है आजकल, वो सब ये सब कुछ नए टर्म्स हैं। इसके अलावा डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है ये तो पता ही होना चाहिए। इसके अलावा WPI पर इंफॉर्मेशन एग्जाम में आती है और CPI पर आती है, ये तो मतलब मेन कोर है इन्फ्लेशन का। ये सब तुम्हारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। 10वें नंबर पे मैं अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग एक टॉपिक ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस जिसके हैं, डिजिटल बैंकिंग के, ठीक है। तो जैसे कौन कौन से टॉपिक, जैसे कोर बैंकिंग क्या होती है, कोर बैंकिंग क्या होती है, CBS क्या होता है आपका, RTGS क्या होता है, NEFT क्या होता है, IMPS क्या होता है, इसके अलावा UPI क्या होता है, भीम क्या होता है, ठीक। इसके अलावा जैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आपका हो गया, या ये आपका MICR कोड हो गया, ये सब जरूरी है पढ़ना आपको। 10वें नंबर पे से चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है, अच्छा। और 11वें नंबर पे जैसे आपका NACH कैसे काम करता है, किसके अंडर में काम करता है। 12वें नंबर पे आपका NPCI हो गया आपका, ठीक है। 13वें नंबर पे रुपे कार्ड आपका होना चाहिए, रुपे कार्ड आपके बारे में पता होना चाहिए। 14वें नंबर पे मैं बोलूंगा आपको USSD के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 15वें नंबर पे QSAM के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 16वें नंबर पे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में। 17वें नंबर पे आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 18वें नंबर पे भारत बिल पेमेंट सिस्टम। 19वें नंबर पे भारत QR कोड के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं। इसमें मैं और कुछ ऐड कर दूं, ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए आपको डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। 11वें नंबर पे एग्जाम के हिसाब से अगर बात करूं तो आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन किसकी होनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। मतलब ये चैप्टर जान है पूरे आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की। फाइनेंशियल मार्केट में आपको बेसिकली पढ़ना क्या होता है, आपको पढ़ना होता है मनी मार्केट के बारे में और कैपिटल मार्केट के बारे में, ठीक है। तो मैं पहले आपको मनी मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं, देन कैपिटल मार्केट, ठीक है। दोस्तों मनी मार्केट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मनी मार्केट की डेफिनेशन क्या है, इसे कंट्रोल कौन करता है, ठीक। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, जस्ट लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, इसके अलावा कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, कितने इसके पार्ट होते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है, ओवरड्राफ्ट इसमें क्या होता है, कॉल मनी इसमें क्या होती है, नोटिस मनी क्या होती है, एंड टर्म मनी क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मनी मार्केट के। लेकिन जैसे ही मनी मार्केट कंप्लीट करिए तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपको 12वें नंबर पे खत्म करना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बड़े प्यारे टॉपिक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्लास में हमको कई बार देखने को मिले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे देश में बैंकों में जो हॉलीडेज होते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही होते हैं, आपको शायद पता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जितने भी सेक्शंस होंगे वो आपको याद रखने बहुत जरूरी है, ठीक। इसमें आपको पढ़ना है प्रॉमिसरी नोट के बारे में, इसमें आपको पढ़ना है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, और इसमें आपको पढ़ना है चेक के बारे में, और चेक के टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। चेक के टाइप्स में लिख दे रहा हूं ताकि ये जरूरी है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ओपन चेक क्या होता है। ओपन चेक के दो पार्ट हैं, एक आपका बियरर चेक होता है, बियरर चेक, और एक आपका ऑर्डर चेक होता है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। उसके बाद आपको क्रॉस चेक के बारे में पता होना चाहिए कि क्रॉस चेक क्या होता है, और क्रॉस चेक के साथ अकाउंट पेई चेक भी एक होता है, अकाउंट पेई चेक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक। इसके अलावा आपको स्टेल चेक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टेल चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, एंटी डेटेड चेक क्या होता है, तो ये सब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। इसके अलावा इसमें कुछ सेक्शन पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे प्रोमिसरी नोट किस सेक्शन में आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज किस सेक्शन में आता है, चेक किस सेक्शन में आता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक,
ये किस सेक्शन में आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सेक्शन पर आपको फोकस करना है, बहुत एग्जाम में सेक्शन पे क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 13वें नंबर पे अब आइए कैपिटल मार्केट पर। और कैपिटल मार्केट काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफी चीजें आती हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ठीक। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आईपीओस क्या होते हैं। आईपीओ में भी क्वेश्चन एएसबीए का फुल फॉर्म पूछा गया है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है, आपको यहीं पे पढ़ लेना चाहिए, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ठीक। एफपीओ क्या होता है, राइट इशू क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेंचर कैपिटल कंपनीज क्या होती हैं, वेंचर कैपिटल कंपनीज क्या होती हैं। इसके अलावा एंजल फंड क्या होता है, एंजल्स फंड क्या होता है। इसके अलावा एडीआर, जीडीआर, आईडीआर के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। आपको मीबोर के बारे में पता होना चाहिए, आपको लिबोर के बारे में पता होना चाहिए, लिबोर, आपको टीबोर के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जैसे डाउ जोन्स, ये कहाँ का इंडेक्स है, डाउ जोन्स जो है, जैसे हमारे देश में बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी है, डाउ जोन्स आपका हो गया, या फिर नेस्डैक आपका हो गया, नेस्डैक कहाँ का है, या निक्की कहाँ पे, निक्की का तो मेरे ख्याल से लास्ट एग्जाम में पूछा भी गया था, निक्की कोस्पी कहाँ का है। तो आपको कुछ शेयर मार्केट के नाम भी पता होने चाहिए, इंटरनेशनल एग्जाम में पूछे जाते हैं सब, ठीक है। तो ये मिबिड क्या है, मिबिड क्या होता है, मिबिड भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है, मिबोर और मिबिड का आपस में रिलेशन है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट बड़ा चैप्टर है, तो 13वें नंबर पे चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको डेवेंचर के बारे में पता होना चाहिए, डेवेंचर के बारे में आपको बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए, और बॉन्ड में भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कई तरह के बॉन्ड होते हैं, कई तरह के बॉन्ड होते हैं, जैसे कॉलेबल बॉन्ड होता है, पुटेबल बॉन्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जीरो कूपन बॉन्ड होता है, परपेचुअल बॉन्ड होता है, गिल्टेज बॉन्ड होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, बहुत तरह के बॉन्ड होते हैं, हर तरह के बॉन्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने नाम तो ले लिया है यहाँ पे, आपने सुना होगा मेरे ख्याल से, ठीक। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड एग्जाम में आते हैं, यहीं पर हमको पढ़ना होता है म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स पढ़ना होता है, और इसके टाइप्स पढ़ने होते हैं, टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, डेप्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इक्विटी ओरिएंटेड क्या होता है, ये सब यहाँ म्यूचुअल फंड पढ़ते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी जरूरी पढ़ना आपके लिए। इसके अलावा आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। कमोडिटी मार्केट में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे एमसीएक्स पे क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम पहले, एनसीडीईएक्स पे क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में पहले, तो ये सब भी ध्यान देना चाहिए आपको। इसके अलावा एक टॉपिक है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। डेरिवेटिव के 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट के बारे में, जैसे फॉरवर्ड डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर डेरिवेटिव क्या होता है, स्वैप क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। डेरिवेटिव कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि हैजिंग क्या होती है, हैजिंग वो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, ये कुछ इंडिविजुअल टर्म्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कैपिटल मार्केट से, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और सेंसेक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। कैपिटल मार्केट खत्म करते ही फिर मैं आपसे बोलूंगा कि आपको फिर क्या करना चाहिए, फिर आपको टाइप्स पे आना चाहिए। अब टाइप्स का मतलब क्या है, टाइप्स में बहुत सारे चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, हमारे देश में किस टाइप की बैंकिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने सुना होगा मर्चेंट बैंक के बारे में, ये मर्चेंट बैंक क्या होते हैं, ठीक है। मर्चेंट बैंक हो गया आपका, इसके बाद आपका ये हो गया मर्चेंट बैंक हो गया, शैडो बैंक हो गया, शैडो बैंक के बारे में। इसके अलावा तीसरी मर्चेंट बैंक हो गया, शैडो बैंक, इस्लामिक बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन, इस्लामिक बैंक कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैरा बैंकिंग क्या होती है, पैरा बैंकिंग क्या होती है। इसके अलावा आपका यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है, यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है। इसके अलावा जैसे ऑफशोर बैंकिंग क्या होते हैं, ऑफशोर बैंक्स, ऑफशोर बैंकिंग क्या होती है। ओवरसीज बैंकिंग क्या होती है, ओवरसीज बैंकिंग क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए आपको अच्छे से। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ते हैं हम लोग। बी नंबर पे जैसे टाइप्स ऑफ चार्जेस,
और टाइप चार्जेस का मतलब जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बदले में जो आप सिक्योरिटी रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मॉर्टगेज के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको लियन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको प्लेज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लियन प्लेज। हाइपोथिकेशन के बारे में, हाइपोथिकेशन क्या होता है, हाइपोथिकेशन आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में, असाइनमेंट के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, ये सब टाइप्स ऑफ चार्जेस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। इसके अलावा टाइप्स अभी खत्म नहीं हो रहा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ अकाउंट हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या, जैसे नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, लोरो अकाउंट क्या होता है, ठीक। इसके अलावा जैसे फ्लैक्सी अकाउंट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा ये FCNR अकाउंट क्या होता है, NRI अकाउंट क्या होता है, NRO अकाउंट क्या होता है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों जैसे हमने पढ़ लिया एस्क्रो अकाउंट के बारे में, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, या फिर हमने पढ़ लिया इनएक्टिव अकाउंट के बारे में, ये क्या होता है, इनएक्टिव अकाउंट क्या होता है, डॉर्मेंट अकाउंट क्या होता है, डॉर्मेंट अकाउंट क्या होता है, EEFC अकाउंट क्या होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। टाइप्स में आगे हम बढ़ते हैं तो आपको हम टाइप्स ऑफ लोन पढ़ाते हैं। और टाइप्स ऑफ लोन में हम कैसे पढ़ाते हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल वाइट गुड लोन क्या होता है, वाइट गुड लोन क्या होता है, या फिर टीजर लोन क्या होता है, टीजर लोन क्या होता है, या फिर सिंडिकेट लोन क्या होता है, सिंडिकेट लोन क्या होता है, या फिर कंजोर्टियम क्या होता है, कंजोर्टियम, कंजोर्टियम। और या फिर फॉर एग्जांपल आपसे हमने पूछ लिया कि ये ब्रिज लोन क्या होता है। तो कुछ स्पेशल टाइप के लोन जो होते हैं वो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो लोन की बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों टाइप्स में फिर नेक्स्ट टाइप में टाइप्स ऑफ रिस्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिस्क तुम्हारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क में जैसे फॉर एग्जांपल तुमको पता होना चाहिए ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। इसके अलावा क्रेडिट रिस्क क्या होता है। इसके अलावा मार्केट रिस्क क्या होते हैं, मार्केट रिस्क क्या होते हैं। इसके अलावा सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क। इसके अलावा दोस्तों जैसे मॉरल हैजर्ड, अगर आपने पहली बार नाम सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेट पर सर्च भी कर सकते हो सब चीज़ें। मॉरल हैजर्ड हो गया। या फिर बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, लीगल रिस्क क्या होता है, रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी में जैसे आपसे हम क्या पढ़ते हैं कि टोकन मनी क्या होती है, टोकन मनी क्या होती है, फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तीसरे पे बात करें तो जैसे कमोडिटी मनी क्या होती है, कमोडिटी मनी क्या होती है, हार्ड मनी क्या होती है, हार्ड मनी, हॉट मनी क्या होती है, ठीक। हाई पावर्ड मनी क्या होती है, हाई पावर्ड मनी क्या होती है। फिर जस्ट लाइक दोस्तों ये आपका हाई पावर्ड मनी हो गया आपका। जैसे टाइट मनी क्या होती है, चीप मनी क्या होती है ना। तो ये सब होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी, ये एग्जाम में काफी आपका आता है। तो जैसे ही आपने टाइप्स खत्म कर ली, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका होना चाहिए स्टार्ट क्या। और टाइप्स कौन सा था हमारा, टाइप्स था हमारा नंबर 13 कैपिटल मार्केट। 14 हम टाइप्स बोल दे रहे हैं, 14 को, ठीक। 15 नंबर पे हम क्या बोलेंगे, 15 नंबर पे हमको पढ़ना चाहिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट और उसकी रिकवरी एंड रिकवरी। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, को मतलब पॉइंट आते हैं, जैसे एनपीए क्या है, ठीक। फिर एनपीए में हम लोग क्या बात करते हैं, एनपीए कितने दिन में आता है ये आपसे पूछा जाता है। फिर उसमें स्पेशल मेंशन अकाउंट के बारे में पढ़ना होता है हमको कि स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनपीए हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एनपीए का मतलब एनपीए क्लासिफिकेशंस, जिसमें आप लोग दो चीज़ें पढ़ते हो, तीन चीज़ें पढ़ते हो बेसिकली। एक पढ़ते हो आप लॉस असेट क्या होता है, एक आप पढ़ते हो
एनपीए के बारे में देखो, एनपीए 90 दिन पे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सीधे सब स्टैंडर्ड आता है, सब स्टैंडर्ड एनपीए आता है, फिर डाउटफुल आता है, और फिर लॉस आता है। तो ये 3 तरह के होते हैं, वो पढ़ना आता है आपको, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में एनपीए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में एनपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब यहाँ पर हम 6 मंथ क्रॉप और 12 मंथ क्रॉप की बात करने आते हैं। अच्छा पॉइंट होता है, 6 मंथ और 12 मंथ क्रॉप क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। इसके तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, 15वें में हम रिकवरी पढ़ते हैं। एनपीए क्लियर होता है, हम रिकवरी पढ़ते हैं। रिकवरी में हमें पढ़ना क्या होता है, जैसे सरफजेई एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इसमें डीआरएटी के बारे में पढ़ते हैं, डीआरटी के बारे में पढ़ते हैं, और डीआरएटी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में पढ़ाई करते हैं। यहाँ आपको हम पढ़ाते हैं लोक अदालत के बारे में, लोक अदालत क्या होता है और इससे एनपीए कैसे रिकवर होती है। तो मोटे मोटे टॉपिक यहाँ पे हम खत्म करते हैं एनपीए के, ठीक है। एनपीए रिकवरी हमारा खत्म हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, इस 16 की बात करेंगे। 16 नंबर पे हम जब पहुंच जाते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में हमको क्या पढ़ना होना चाहिए कि पहले तो कि हमारे देश में कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। दूसरे नंबर पे इनके लिए रूल्स क्या बने हुए हैं, रूल्स क्या बने हुए हैं। रूल्स भी 3 तरह से बने होते हैं दोस्तों। एक आपका बना होता है फॉर द कमर्शियल बैंक्स, एक बना होता है कमर्शियल बैंक्स प्लस फॉरेन के बैंक्स, और ऐसे फॉरेन के बैंक जिनकी इंडिया में 20 या उसके ऊपर ब्रांच है। दूसरा फॉरेन बैंक्स के लिए जिनकी इंडिया में लेस देन 20 ब्रांचेस हैं। और तीसरा आपका आरआरबी के लिए बना है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए बना है, और आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बना है। तो आपको तीनों नियम पता होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको सेक्टर वाइज भी पता होना चाहिए कि किस सेक्टर वाइज पीएसएल में कितने लोन मिलते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एजुकेशन में कितना लोन मिलता है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में कितना लोन मिलता है, या फिर एमएसएमई को कितना लोन मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सेक्टर वाइज, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर एक टॉपिक शुरू होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो ये पीएसएलसी क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं 17वें नंबर की। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे हमको पढ़ना चाहिए नेशनल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन। नेशनल इनकम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसके कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के। मेथड का मतलब जैसे प्रोडक्शन मेथड आपका हो गया, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड आपका हो गया, और या फिर आपका इनकम मेथड हो गया। तो ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए आपको। इसके फॉर्मूले आपको जरूर पता होने चाहिए, फॉर्मूले पर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं काफी। फॉर्मूले का मतलब जैसे अब हम बात करें जीएनपी, तो जीएनपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपको ये सब पता होना चाहिए नेशनल इनकम में। इसके इतिहास से क्वेश्चन मैंने बनते देखे नहीं है कभी नेशनल इनकम में, लेकिन क्या भरोसा। जैसे हमारे देश में पहली बार नेशनल इनकम कैलकुलेट किसने किया पहली बार साइंटिफिकली किसने किया। हमारे देश में नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है हर साल, पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, टोटल पॉपुलेशन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 18वें नंबर दोस्तों क्या होता है, 18वें पे हमको पढ़ना चाहिए बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स के बारे में पहले इंट्रोडक्शन कि क्या है बेसल नॉर्म्स, क्यों आया, कैसे आया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब चीजें, एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या होता है इसका, ये सब चीजें। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए बेसल के पहले नॉर्म को, सेकेंड नॉर्म को, एंड थर्ड नॉर्म को। और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर भी है, तो इसके लिए प्रॉपर क्लास करनी पड़ती है आपको, बिकॉज ये काफी टफ है, ये काफी टफ है, ठीक है। हो सकता है आपने कहीं से पढ़ा हो पहले से, या बुक से, या कहीं से भी, तो आपके पास नॉलेज हो भी सकती है इसकी, ठीक है। ठीक है, 19वें नंबर की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में हमको ध्यान देना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी में हमें 2 तरह से पढ़ना है। एक हमें करंट अफेयर से पढ़ना है, मतलब कि बजट, करंट में क्या हुआ, और एक आपका बजट की थ्योरी कैसे बनती है। हालांकि थ्योरी से बहुत क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन इसमें एक टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ डेफिसिट। और टाइप्स ऑफ डेफिसिट की बात करें तो लास्ट ईयर आपके एग्जाम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ डेफिसिट हो गया, या फिर टाइप्स ऑफ फंड्स हो गया, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। बजट में करंट अफेयर्स से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम बनेंगे, याद रखना। बजट करंट अफेयर्स में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम बनेंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और देखो
फिजिकल पॉलिसी में ये सब पढ़ना होता है। इसके अलावा फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली मतलब है तो सभी इंपॉर्टेंट काफ़ी, और आपको हर चीज़ पढ़नी होती है। फिजिकल पॉलिसी में आपको हम टाइप्स ऑफ बजट पढ़ाते हैं कि बजट कितने टाइप्स के होते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ाते हैं आपको इसमें फिजिकल पॉलिसी में। ठीक है, इतना कर लेते काफ़ी होता है। इसके बाद दोस्तों 20वें नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, जैसे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेन ट्रेड में आपको पता होना चाहिए कि ये एफडीआईज क्या होती हैं, ये एफपीआई क्या होता है। ठीक, एफडीआई एफपीआई। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एफडीआई, एफडीआई कितने टाइप्स के होते हैं, ग्रीनफील्ड क्या होता है, ब्राउनफील्ड क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों वर्टिकल एफडीआई क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होती है, सब पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में किन किन सेक्टर्स में एफडीआई अलाउड नहीं, एफडीआई नॉट अलाउड, ये सब पता होना चाहिए आपको। हमारे देश में किन किन सेक्टर्स में कितने परसेंट एफडीआई है, ये तो हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एफडीआई के बाद आपको कम से कम पता होना चाहिए एलपीजी के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद एक टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पूरा पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पढ़ना होता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी ये क्या होती है, और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉरेन ट्रेड चैप्टर में काफी अच्छा चैप्टर है, पढ़ेंगे से आपको बड़ा मजा इसमें आता है। ठीक दोस्तों, 21वें नंबर पे मैं रखता हूँ करेंसी मैनेजमेंट, जो कोई नहीं पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। करेंसी मैनेजमेंट एक टॉपिक ऐसा है जिससे आपके एग्जाम में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे करेंसी पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जैसे 1 रुपया करेंसी पर किसका हस्ताक्षर होता है, या 2 से लेके 2000 पे किसका हस्ताक्षर होता है, या करेंसी पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। जो नई करेंसीज आई हैं उस पर कौन सी इमेज होती है, या फिर उनका जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र पैरामीटर्स है, वो सब एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इसे पढ़ना चाहिए जरूर से। ठीक है, 22वें नंबर पे मैं रखता हूं गवर्नमेंट स्कीम्स को। हमेशा हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान देते ही नहीं। गवर्नमेंट स्कीम्स में जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना योजना। ठीक, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक, जैसे आपका ये हो गया दोस्तों प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ये हर बार एग्जाम में आता है, आना ही आना होता है एग्जाम में, इनको ये पढ़ना चाहिए आपको मेरे ख्याल से। ठीक है, इसके अलावा किसान सम्मान निधि हो गया, या किसान मानधन स्कीम हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे फेम स्कीम आपकी हो गई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, फेम 2 इसमें चल रहा है, इसमें फेम स्कीम हो गई आपकी। ठीक है, तो मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि 2014 से लेकर अभी तक मतलब जितने भी स्कीम्स आए हैं उस पर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आपके पता होना चाहिए आपको। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुछ स्पेशल टाइप के टॉपिक्स होते हैं, जैसे गोल्ड बॉन्ड आपका हो गया, इस पर क्वेश्चन बन चुका है कई बार। जैसे गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जो हमारी है, इसे हम बोलते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, तो उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके। इलेक्टोरल बॉन्ड पर हमेशा बनता है क्वेश्चन, इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। मसाला बॉन्ड पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशल टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कोई नहीं करता है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, स्मॉल सेविंग स्कीम पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीपीएफ, आपसे पीपीएफ का रेट पूछ सकता है, या फिर मिनिमम इसमें कितना डिपॉजिट करते हैं, इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है, ये सब। जैसे दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना, इसके भी रेट्स, या फिर मतलब कितना पैसा हम जमा करेंगे इसमें, क्या इसमें मैच्योरिटी होती है, या फिर फॉर एग्जांपल दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया, या फिर दोस्तों किसान विकास पत्र हो गया, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट बोलूंगा 24वें नंबर पे आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जैसे इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें पहले पढ़ना होता है नो फ्रिल अकाउंट के बारे में। नो फ्रिल अकाउंट का नया नाम है बीएसबीडीए, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद जैसे व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है आपसे। इसके बाद आपसे बनता है क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिजनेस करेस्पॉन्डेंट पर, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, क्या होते हैं।
ठीक है, ये बनता है क्वेश्चन। इसके बाद आपसे बनता है क्वेश्चन इस पे अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस क्या होती हैं, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस क्या होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं। छठवां एसएचजी पर क्वेश्चन आपका बनता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, ठीक है। ये बहुत जरूरी टॉपिक है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। सिलेबस बड़ा नहीं लग रहा, अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे, ठीक से पढ़ोगे तो ये अपने आप विद इन टाइम में हो जाता है। मतलब मैं लेता हूँ 40 घंटे लेता हूँ पढ़ाने के लिए से आराम से, और एक एक टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर मैं कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो कैसा लगा आपको, जरा मुझे सिलेबस के बारे में बताना, मुझे इन्फॉर्मेशन देना। और इसके अलावा आपको और भी कुछ चाहिए ऐसा तो मुझे आप बताना, मैं आपको और भी सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ये हो गया हमारा टॉपिक पूरा आज का, यहाँ पे हमने आपसे बात कर ली। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, 25वें नंबर पे मैं पढ़ाऊंगा स्मॉल बैंक एंड पेमेंट डिटेल में, स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक डिटेल में। डिटेल का मतलब पूरे जितने पॉइंट इसके हो सकते हैं वो सारे पॉइंट हम करते हैं यहाँ पे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये केवल बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं क्लास में प्रॉपर। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा बताइए हमें, और कमेंट हमें जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट का हम वेट करेंगे, और कमेंट से हम देखते हैं कि आपको क्या नीड है और हम क्या अच्छा आपको दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल करिए, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों, यारों, सखी, सहेलियों से शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल।